चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में, ठीक है, आगे के पार्ट को देखेंगे। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन कंडीशन में, ठीक है। आपको एक्सटेंडेड, इससे पहले इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बताया गया था, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूंगा आगे, जो है आज उसी पे एक प्रश्न है। जैसे कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, क्वेश्चन है उस पर देख सकते हैं। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई जो है वो, एक सेकेंड, देखो, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई h है, मान लिया कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो वस्तु के पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए, मान लो कोई किसी व्यक्ति की लंबाई मान लो 5 मीटर है, ठीक है। तो अब उस वस्तु की मतलब वो व्यक्ति किसी शीशे में कब पूरा पूरा दिख जाएगा, तो शीशे की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, शीशे की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये आपको याद करना है, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है यदि किसी वस्तु की ऊंचाई h है तो वस्तु के पूरे प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट 12th सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो मान लिया एक दर्पण, ये एक दर्पण है, ठीक है। समझो आपको, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक, ऐसे ये प्लेन मिरर है। अब इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे। जिसके पैर हैं ए, आंखें हैं बीच में सी, और यहाँ पे सिर है बी, ठीक, आंखें यहाँ पे है सी, ठीक है। अब इसकी इमेज आपको बनानी है, इस व्यक्ति की इमेज आपको बनानी है। तो आपको इमेज बनाने का एक सीधा फंडा बताया मैंने, ठीक है। क्या कि पहले आप जहाँ पे देखो पैर कुछ देखिए, पैर कितनी दूरी पर है, मैंने से मान लिया एल दूरी पर, कितनी दूरी पर है, एल दूरी पर, यहाँ से दर्पण से इतनी दूरी पर। तो जितनी दूरी पर वस्तु उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब, तो एल दूरी पर यहाँ पर इसका पैर आ जाएगा लड़के का, ठीक है। यहाँ पर लड़के का क्या आ गया, पैर आ गया, उतनी ही दूरी पर, ठीक है, समझो। मतलब यहाँ पे सी होगा ठीक सामने, अगर मैं इसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, ऐसे, तो ये सी डैश होगा आपका, है। यहाँ व्यक्ति का हेड है, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहाँ पर एक हेड हो गया इसका, इसको कह लो बी डैश। और ध्यान देना यहाँ पे पैर है, तो ये पैर भी ऐसे ड्रा करेंगे, ये पैर हो गए, इसको कह लो ए डैश, ठीक है। ये इतनी हो गई आपकी शो, ठीक। अब समझिए बात, अगर ये आ गया आपका, तो यहाँ से अगर ध्यान दें तो अब यहाँ से भाई एक, मान लिया यहाँ से एक प्रकाश किरण चली, ठीक है, दर्पण से यहाँ से एक प्रकाश किरण चली इस जगह से, ठीक। अब देखो इसमें दो प्रकाश किरणें चलाएंगे, समझो बात को। देखो एक प्रकाश किरण मैंने चलाई यहाँ से, जहां पर पड़ी, जिस कोण पर आई उसी कोण पर क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ये परावर्तित किरण है ना, बीच में अभिलंब है, मान लीजिए ये चित्र गंदा लगेगा, ठीक। ये अब ये प्रकाश किरण व्यक्ति के सिर से यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से, ठीक। और एक प्रकाश किरण यहाँ से और एक इसी पर सीधे चली, भाई दो प्रकाश किरणें चाहिए ना प्रतिबिंब बनने के लिए, एक यहाँ से चली, इसी पे गई, इसी पे परावर्तित हुई, लेकिन ये वाली प्रकाश किरण आती पीछे से प्रतीत होगी, बीच से, ठीक। एक काम ये हो गया आपका, अब देखो अगर मैं ये कहूँ, ये हो गया एम। अब यहाँ से देखो एक प्रकाश किरण यहाँ से चली, सीधे क्या हो गई, परावर्तित होकर आंख में जाके पड़ी, यहाँ से चली यहाँ जाके पड़ी, ये प्रकाश किरण इसके पैर से आती हुई प्रतीत होगी आंख, ठीक है। और एक प्रकाश किरण यहाँ से भी सीधे चली, ऐसे जाके पड़ी, ऐसे सीधे निकल गई आंख पे ही पड़ी, तो ये हो गया आपका, इधर से भी गई इधर से, ठीक। बातें समझ में आई, ऐसे ही हो गया। अब देखो इसको मान लो, कुछ मैंने मान लिया ये वाला है आपके पास, ये मान लो, इसको कुछ मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, अगर आपका मान लो एन दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, एन। देखो ये डिस्टेंस मैंने एक्स मान ली, ये वाली डिस्टेंस है भाई, प्रतिबिंब बनने के लिए हमें यही इतने दर्पण की जरूरत पड़ी, ये वाली देखो इतने ही दर्पण की जरूरत पड़ेगी, इतने में बन जाएगा प्रतिबिंब, बाकी ऊपर नीचे तो कोई जरूरत नहीं ना। और ये मान लो वाई बन गई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप देखो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। मान लिया इस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, एच, व्यक्ति की कुल ऊंचाई कितनी है, एच,
समझ में आया कि नहीं है? अब इसका नाम रख लो कुछ, यहाँ हो गया सी, इसको रख लो एन, और यहाँ पे रख लो दो नाम रख लिया, और बीच में भी कुछ रख लो एन पी, और यहाँ पर रख लो आर, कुछ भी रख लो आर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नोट्स के हिसाब से आप नाम रख लीजिएगा, मैंने अपने आप से रख दिया है। ठीक, तो देखो अब डेरिवेशन करना है आपको, डेरिवेशन करना है, दो समरूप त्रिभुज ले लो। समरूप त्रिभुज देखो पहला वाला कौन सा लेंगे, देखो सी आर एन, देखो सी आर एन, उसमें सी एम एन लिखा है। ठीक है, नाम चलो वही लिख देते हैं जो नोट्स में लिखा है। चलिए देखिए, हटा देते हैं इसको, जैसे आपको समझने में आसानी है। सी एम एन, चलो भाई सी एम एन, ठीक है, और सी सी डैश, फिर इसके बाद है आपके पास सी एम पी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको एम। ठीक है, ये रख लिया। आप देखो दो त्रिभुज ले लिए, सी एम एन वा, ठीक है, सी सी डैश बी, सी सी डैश बी, दो त्रिभुज है देखो, एक ये वाला सी एम एन, और तीसरा ये बड़ा वाला सी सी डैश बी, ये दो त्रिभुज लिए। ठीक है, सी सी डैश बी, हाँ सी सी डैश बी, ठीक है, ये हो गया आपका सी सी डैश बी। अब देखो सी एम एन व सी सी डैश बी। अब इन दोनों त्रिभुज में समरूपता का सिद्धांत लगाओ। ठीक है, मैं अगर दोनों त्रिभुज को बनाऊं तो देखो एक बड़ा त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे समझिए, ये बन गया। मैंने कह लिया ये सी है, ये सी डैश है, और ये क्या है बी डैश है। बीच में एक ये लाइन है आपकी एम एन, कितनी है एम एन, ये एम है एन है, जिस ये दूरी एक्स है। तो आप बी डैश सी पहले फाइंड करिए। ठीक है भाई, क्योंकि व्यक्ति की ऊंचाई एच इधर है तो एच इधर भी होगी टोटल में भाई, टोटल हाइट यही तो होगी, इधर भी तो एच ही होगी भाई, जितना बड़ा प्रतिबिंब बस तो उतना बड़ा प्रतिबिंब, ये भी तो एच ही है। ठीक, ये वाली हाइट एच ही तो है ना। तो आप पहले इसी बी यहाँ से एच को फाइंड करना आपको। ठीक, तो देखो समरूप त्रिभुज मैंने कहा सी एम एन, तो सी एम एन और ये क्या सी सी डैश बी डैश सी। ठीक, तो शुरू करो। देखो सबसे पहले हो जाएगा आपका, अगर मैं आधा बड़ा त्रिभुज लेता हूँ बी डैश सी डैश, ठीक है, या पहले देखो एम एन, छोटे त्रिभुज का लंब लिया मैंने क्या एम एन है, बटे क्या हो जाएगा बड़े त्रिभुज का लंब बी डैश सी डैश, ये तो समरूपता कहती है ना। ठीक, अब छोटे त्रिभुज का आधार इधर छोटा लिया, छोटे त्रिभुज का आधार तो सी एम बटे कितना सी सी डैश। ठीक, तो यहाँ से देखो आप वैल्यू रख लो सब सी एम। ठीक है, सी एम को एल कह सकते हैं, सी एम को क्या कह सकते हैं हम एल। सी से एम को हम कह सकते हैं एल। चलो भाई एल हो गया, और बटे एम से सी भी सी, और भाई ये वाला एल है, अगर भाई देखो ये एल है तो एल है पूरा पूरा, यहाँ से सी सी डैश कितना हो जाएगा 2l नहीं हो जाएगा भाई, नीचे यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल है, बराबर दूरी पर, ये नियम है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे क्या वस्तु, ये हो गया आपका एल, और सी सी डैश कितना हो जाएगा 2l। ठीक, और एम एन कितना है आपके पास एम से एन, एम से एन आपका एक्स है। ठीक है, और बटे बी डैश सी डैश आपको क्या करना है फाइंड करना, बी डैश सी डैश फाइंड करना, एल सेल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डैश सी डैश बराबर कितना 2x, आ गया छोड़, बी डैश सी डैश बराबर 2x। पुनः समरूप त्रिभुज ले लो, पुनः समरूप त्रिभुज दूसरा वाला ले लो, दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे समरूप त्रिभुज, ये वाला देखो पहले लेंगे सी एम पी, समरूप त्रिभुज सी एम पी व सी सी डैश ए डैश में, वहाँ भी ऐसे ही त्रिभुज एक बनेगा ये, और ये बन गया आपका। देखो नहीं उल्टा बनेगा, ठीक देखिए ये त्रिभुज बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा दिख रहा है आपको, ये आपका है सी है, बीच में होगा ये लाइन खींच लो एक, ये हो जाएगा एम, ये पी, और ये सी डैश, और ये ए डैश। ठीक, अब समरूपता का सिद्धांत इसमें लगाएंगे। देखो ये वाली डिस्टेंस आपको वाई दी गई है ना, डिस्टेंस कितनी दी गई वाई, और सी से एम तक एल है, और ये भी एल है ना, इसमें भी एल और एल है ना, ये तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस ये वाली कितनी है 2l।
ऐसे। तो देखो समरूप त्रिभुज पहला, दोनों मिलेंगे, तो पहले त्रिभुज का आधार देखो MP, क्या हो जाएगा आपका MP बटे C डैश A डैश, C डैश और कितना A डैश, ठीक। तो पहले त्रिभुज का आधार हो जाएगा CM और बटे कितना CC डैश, ठीक। तो MP का मान y बटे C डैश A डैश आपको ज्ञात करना, C डैश A डैश, तो ये हो जाएगा CM का मतलब L और बटे कितना 2L, L से L कैंसिल, यहाँ से C डैश A डैश जो है वो 2y निकलेगा, निकलेगा ना, ठीक। अब देखो ये वाला आपका 2x आया यहाँ से यहाँ तक है, और ये आया कितना 2y, ये कितना है 2y। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी, देखो दोनों बराबर जोड़ देंगे ना, h बराबर दोनों जोड़ देंगे, h बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस मिलके 2y, ठीक। तो जरा देखो दर्पण की ऊंचाई x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल H बाई 2, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या है, देखो चित्र में देख सकते हैं x प्लस वाई क्या है आपका, देखो ये वाला x प्लस वाई यही तो है इतना भाग, यहाँ से देखो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो x प्लस वाई है, तो ये दर्पण की ऊंचाई है, मतलब किसी व्यक्ति को देखने के लिए, ठीक है, दर्पण की ऊंचाई कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है, समझ में। इसको कहेंगे दर्पण की ऊंचाई, अतः दर्पण की ऊंचाई जो है वो कितनी होनी चाहिए कैपिटल H बाई 2, किसी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ओके, याद कर लीजिएगा, दर्पण की ऊंचाई जो है कम से कम व्यक्ति की आधी होनी चाहिए, ठीक। चलिए बिगाड़ दें इसको, चलिए हटा, ये हो गया। अब शुरू हुआ गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल सेल, ये भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, स्फेरिकल सेल, ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल मिरर, चलो किसी गोले का वह भाग, ठीक है, किसी खोखला गोला लीजिए, ठीक है, और उसको काट दीजिए, जैसे स्फेरिकल मिरर क्या होगा, एक गोला ले लीजिए, थोड़ा ये खोखला गोला था, ठीक, इसके इतने भाग को आप काट दीजिए, ठीक, ये भाग काट दीजिए, ठीक। तो अब देखो ये वाला एक भाग बनेगा ऐसे, देखो बन गया। अगर इस वाले भाग पर हम पेंट कर दें, परावर्तक बना दें, ठीक, अंदर वाले, तो जब परावर्तन अंदर वाले पृष्ठ हो, दबी हुई सतह से हो, तो दर्पण होता है अवतल, इसको कहते हैं कॉनकेव। कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, ठीक है, कैसा दर्पण होगा बेटा, अवतल दर्पण, ठीक है। जब कभी भी परावर्तन जो है भीतरी हुई सतह से, दबी हुई सतह से, कॉनकेव, कॉनकेव मतलब किसी परावर्तन जो है किसी भीतरी सतह से, दबी हुई सतह से हो तो कॉनकेव कहलाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर देखो इसी भाग का कटा हुआ है, इसी भाग को अगर ऐसे घुमा दें, है ऐसे, तो देखो अब उभरी हुई सतह से अगर परावर्तन हो, अब परावर्तन यहाँ से होगा, ठीक है, उभरी हुई सतह, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, क्या कहते हैं उत्तल दर्पण। तो दो प्रकार के दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और प्लेन मिरर मतलब पढ़ाई चुके, 3 प्रकार के दर्पण हो गए, ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, देखो किसको क्या कहते हैं वो देख लीजिए, देखो अगर देखो तो ये खोखला गोला बन गया, ऐसे बन गया, ठीक। और देखो अगर ये भाग काट दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक का भाग कहलाता है दर्पण का द्वारक, M1 और क्या कहलाएगा M2, ये दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक। गोले का केंद्र, ठीक है, गोले का केंद्र जो है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है वक्रता केंद्र, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक। और इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोला देखो, गोला जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मिलाने वाली अक्ष जो है, ठीक है, सी और पी, इसको कहते हैं ध्रुव, गोले का जो मतलब दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है आपका पी। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है, दर्पण का ध्रुव अक्ष कहलाती है, क्या कहलाती है, दर्पण का अक्ष, ठीक है, पी को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो दर्पण की अक्ष कहलाती थी, ये वाली अक्ष हो गई, ये वाली क्या हो गई अक्ष, समझ में आएगी नहीं है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं थी जिनको आपको पहचानना था, मैंने बता दिया, ठीक है। देखो गोला दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है, ये वाली अक्ष हो गई आपकी, ठीक है, ये आपकी ये दर्पण का द्वारक हो गया, क्लियर है। तो इतनी बातें होती हैं, फोकस, फोकस
फोकस देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे मान लो ये है, ये आपका अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, देखो ये आई प्रकाश किरण यहाँ से निकल गई परावर्तन के बाद, है ना, यहाँ पे परावर्तन हुआ, ये सेंटर है, हमेशा सेंटर से ही अभिलंब खींचा जाएगा, तो जिस कोण पर आई उसी कोण पर परावर्तित होगी, ठीक। और एक प्रकाश किरण मान लो इधर से ही, ये भी परावर्तित होकर इसी जगह से निकल गई, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है वो क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है, क्या कहलाती है, फोकस। क्लियर, ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो फिर फोकस ऐसे अवतल दर्पण के लिए देख लो, अवतल हो गया। अब उत्तल दर्पण के लिए देखो, उत्तल दर्पण के लिए फोकस क्या होगा, बता दो। देखो उत्तल दर्पण आपका कैसा होता है, ये होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से प्रकाश किरण आई, ऐसे गई, तो अब देखो जहाँ पर पड़ी वहाँ पे हमें खींचना है क्या, इसका वो अभिलंब कहाँ जाएगा, सेंटर से जाएगा ऐसे, जिस एंगल पर आई उसी पर अपवर्तित हो जाए, परावर्तित हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका फोकस इस तरफ होगा, है ना, ऐसे ये फोकस हो जाएगा ऐसे, ठीक। जहाँ से आती हुई प्रतीक होगी वही कहलाएगा इसका क्या, फोकस। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, बच्चों चलिए देखिए यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है, फोकस पता लग गया। अब आगे देखो फोकस दूरी के लिए सूत्र, चलिए देखिए फोकस दूरी के लिए सूत्र, चलिए मान लो ये अवतल दर्पण है ऐसे, ये हो गया आपका प्रकाश किरण इससे गई, इससे वापस आ गई, है ना। अब देखो ये सेंटर है इसका और ये अभिलंब खींच दिया, हमेशा वक्र जो है गोली हमेशा उसका अभिलंब कहाँ से जाता है, सेंटर से ऊपर जाता है, ठीक है, एन हो गया सी, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर वापस चली गई, मतलब ये आई तो ये भी आई, या इसको थीटा मान लो तो ये भी थीटा हो गया आपका, परावर्तन के नियम से। बातें समझ में आई कि नहीं है। अब देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं एक्स मान लूँ फोकस दूरी से, ये एफ है, फोकस दूरी हो गई, ये वाली डिस्टेंस को मैं एक्स मान लूँ, ये डिस्टेंस हो जाएगी फोकस दूरी एफ, ये हो जाएगी टोटल आर, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आर, ठीक। ये हो गया आपका पी और ये हो गया कितना ए, ये हो गया। तो जरा देखो अगर मैं त्रिभुज ए सी पी लूँ, त्रिभुज ए सी में पी में, त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है, त्रिभुज कौन सा ए सी पी, तो त्रिभुज ए, अगर यहाँ से इस पर एक मैं लंब डाल देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको कुछ मान लेते हैं ए सी पी, ए सी पी में त्रिभुज, त्रिभुज ए सी पी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, इज इक्वल टू थीटा, ए सी और पी, वाले त्रिभुज ए सी पी, तो ये वाला थीटा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, फिर दोनों एंगल क्या होंगे थीटा, और इस सिंबल से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना है थीटा। एक सेकेंड, चलिए बच्चों ये आपका त्रिभुज, दो त्रिभुज है, एक दो त्रिभुज लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गलत दिख गया, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, चलिए देखिए त्रिभुज पहला लेंगे आप सी डी एफ में, ठीक है, एक लेंगे ए डी एफ में, त्रिभुज ए डी एफ व त्रिभुज दूसरा लेंगे आप क्या सी डी एफ में, सी डी एफ में, दो में देखो, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एंगल अगर हटा दें हम, देखो सी डी एफ में
अब दो एंगल लेंगे, एक एंगल हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो एंगल ए कह लो इसको, एंगल ए, और एंगल इज इक्वल टू एंगल सी, और दोनों एंगल क्या हो जाएंगे थीटा। भाई जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या होगा ये, तो ये कोण बराबर ये कोण बराबर, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या है बराबर, ठीक। इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, और ये 90 डिग्री डाला गया है, ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज आपका कैसा, समबाहु त्रिभुज है। और ये आपका मालूम है सी ए बराबर कितना है, सी ए आपकी वक्रता त्रिज्या है। भाई ये गोले का त्रिज्या ही तो है, ये वाली क्या है, गोले की त्रिज्या ही तो है। ये अगर पूरा करेंगे सर्किल तो ऐसे ऐसे आएगा नहीं, ये गोले की क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो सी ए बराबर आर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक। अतः समबाहु त्रिभुज में सी ए बराबर आर हो गया, सी डी बराबर ए डी। अब देखो किसी समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को आधा आधा बांटता है, मतलब ये वाली भुजा जो है ये आगे वाली भुजा को आधा आधा बांटेगा, अर्थात सी डी, अगर इसको मैं डी लिख दूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू आधा, मतलब आर बाई सीधे 2, ये हो जाएगा। अब त्रिभुज ले लो सी डी एफ में, त्रिभुज सी डी एफ में, अगर सी डी एफ की बात करूँ तो सी डी एफ में निकालूँ तो कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार, आधार हो जाएगा आपका सी डी, आधार हो जाएगा सी डी, और कर्ण हो जाएगा आपका सी एफ, क्या हो जाएगा सी एफ। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से सी एफ बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं सी डी का मान रखूँ एक्स, सी डी का मान कितना, सी डी का मान रखूँ सी डी का मान आर बाई क्या कर लूँ 2, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, एक्स बराबर कितना होगा आर 2, आर बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है, एक्स बराबर आर बाई 2 इंटू कॉस थीटा, या लिख सकते हैं एक्स बराबर आर बाई 2 इंटू कितना सेक थीटा, ठीक। तो इसका मतलब यह आपने एक्स निकाल रखा है। अब देखो पी से एफ का मान चाहिए, क्या चाहिए, पी से एफ का मान, तो पी से एफ का मान निकालना है पी एफ, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है ये वाली। तो पी एफ का मान कैसे निकाल सकते हैं, टोटल पी सी और माइनस सी एफ बता दो, ठीक है, इसको ऊपर भेज दो। देखो अगर आपको पी सी पूरी पूरी पता है, आपको ज्ञात क्या करना, पी एफ फाइंड करना, पी एफ बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, आर आर और एफ में रिलेशन निकाल लें, तो पी एफ बराबर हो जाएगा आपका टोटल पी सी पता ही है, हाँ? और माइनस का पी सी, और माइनस का पी सी, और बीच में कितना सी एफ, तो पी सी का मान कितना है कैपिटल आर, माइनस सी एफ का मान एक्स है, एक्स का मान ऊपर ही देखो निकाल रखा आपने, हाँ, ये उठा के रख लो, तो हो जाएगा आर माइनस आर बाई 2 और कितना सेक थीटा, ये आपका पी एफ, पी एफ का मतलब हो गया फोकस दूरी, ये फोकस दूरी और इसमें रिलेशन है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। एफ बराबर आर माइनस आर बाई 2 इंटू सेक थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको जनरली एफ बराबर आर बाई 2 पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया क्या जाता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ये हर जगह पर वैलिड नहीं है, ठीक है, ये पढ़ाया जाता है हमेशा की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये फार्मूला हर जगह वैलिड है, क्लियर है, ये फार्मूला आपका हर जगह वैलिड है, ठीक है, ये फार्मूला आपका हर जगह क्या है वैलिड है। तो देखो अगर ये फार्मूला हर जगह वैलिड है, मतलब इसमें जो है ये केवल कुछ चीज़ों के लिए वैलिड है, मैं कंडीशन लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, उसको ऊपर खींच दो, ठीक है, देखो कंडीशन, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, कैसा है, बहुत छोटा है, ठीक है, एक दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, भाई अपवर्तन परावर्तन से क्या होगा, ठीक है, तो एफ बराबर सीधे सीधे आर माइनस आर बाई 2 इंटू सेक कितने डिग्री 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान इंटू सेक 0 का मान भी है, मतलब आर माइनस आर बाई 2, और हल कर लेंगे तो 2r माइनस आर बाई 2, इसका मतलब आर बाई 2, मतलब फोकस दूरी तब आ जाएगी आपकी आर बाई 2। ये कंडीशन आपको जनरली पढ़ाई जाती है, हमेशा मानकर पढ़ाया जाता है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, जब दर्पण का द्वारक बहुत ज़्यादा छोटा होगा तब आपको ये कंडीशन लगानी है, और आपके सिलेबस में 99% केस में यही है, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाता है, बात समझ में नहीं है, ठीक है, 90% केस में यही है आपका, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, चलिए इसको हटा दें, आगे देखो क्या है, फिर है एक आपको देखो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, एक गोलीय दर्पण, एक क्वेश्चन दिया गया है, देख लो नोट्स में, एक लिखा है गोलीय दर्पण, देखो ये गोलीय दर्पण, हो गया आपका गोलीय दर्पण,
अब देखो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर बराबर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखो उसकी फोकस दूरी बताओ जबकि वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज दी गई है एच बराबर वो 3 सेंटीमीटर। ठीक, चलो मैं मान लेता हूँ वस्तु यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई ए और, ठीक। यहाँ से प्रकाश की चली ऐसे परावर्तित पड़ी, ठीक, परावर्तित होके कहाँ से निकल गई, फोकस से ऐसे निकल गई। तो ये इसका सेंटर हो गया, हो गया ना, ठीक। ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये क्या ले लिया, थीटा। अब जरा देखो यहाँ पर मैं अगर इसको लिख लूँ एम, इसको लिख लूँ पी, इसको लिख लूँ क्या, ये फोकस दूरी एफ हो गई, है ना, ये एफ हो गया, ये सी है, एफ हो गया, ये सी है, तो इसका मतलब ये रेडियस हो गई, इतनी हो गई, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट मान लूँ ऐसे, ठीक है, सी डैश और इसको एल का, ठीक है। तब देखो त्रिभुज सी एल और एम में, त्रिभुज किसमें, सी एल एम में, त्रिभुज सी एल एम में भाई ये थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो देखो ये आपका सिंपल से ये 3 है, ठीक है, और रेडियस आपकी 5 है, ये 5 है, तो ये कौन थीटा है, तो डेफिनेटली ये भी कौन थीटा है, ये कौन, तो त्रिभुज सी एल एम में, त्रिभुज सी एल एम में अगर मैं देखूं तो लंब और कर्ण आधार दिया गया, तो क्या ले लूँ मैं, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा बराबर साइन थीटा, लंब और क्या दिया गया आपको, वक्र त्रिज्या दी गई है 5, ये नहीं दी गई, ये गलत हो गया, ये 5 नहीं दिया गया, वक्र त्रिज्या दी गई है आर में, ये दिया गया, लंब और कर्ण दिया गया, देखो ये आपको दिया गया है 3 और ये शायद 5 दिया गया, यहाँ से यहाँ तक एम सी बराबर, ठीक है, और पता त्रिज्या का मतलब एम सी। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा वाला लंब बटे क्या होता है, कर्ण, साइन थीटा वाला लंब और बटे कर्ण, तो 3/5। यहाँ से कॉस थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे 3 4 9 बटे 25, ठीक, तो 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा कर लो उसको, और ये हो जाएगा 9 बटे कितना 25, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9 बटे कितना 25, 1 बटे 9 माइनस 25, 25 से कम 25 9 16/25, मतलब कॉस थीटा बराबर आ गया 4/, ठीक। तो आपको ये भी पता है कि सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5/4, क्या आ गया आपका, इसको 25 लिया, अगर दर्पण का द्वारा तो बड़ा है, ठीक है। तो अब आपको चाहिए क्या, फोकस दूरी चाहिए, फोकस दूरी के लिए सूत्र आपने क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू आपने पढ़ा था आर माइनस आर बाई टू इंटू कितना सेक थीटा, आर का मान आपके पास 5 है, माइनस 5/2 है, इंटू सेक थीटा का मान 5 कितना है 4, तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और माइनस 25 बटे कितना 8, तो ये आ जाएगा 15/8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक। इस तरह आपसे ठीक है। तो चिन्ह परपाटी है, आगे अगला टॉपिक क्या है, चिन्ह परपाटी, ठीक। चिन्ह परपाटी करके देखेंगे आप, देखिए चिन्ह परपाटी निकाली, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में आप देखिए चिन्ह परिपाटी आपकी क्या होगी, देखो समस्त दूरियां, पहली बात ये दर्पण है ना, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी, एक प्रकाश में इधर को चल रही है और इधर को क्या कर रही है, ठीक। पहला क्या है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से, मतलब यहाँ से इधर को नापी जाएंगी, जैसे मान लो ये फोकस है, अब ये दूरी इधर से इधर को नापी जाएगी, समस्त दूरी दर्पण की ध्रुव से नापी जाएंगी, पोल से, ठीक, मापी जाती है। अब आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में चलने पर, ठीक है, आपतित प्रकाश की किरण मतलब जो दूरी इस साइड में नापी जाएगी, जो दर्पण के पीछे नापी जाएगी वो धनात्मक, जो दर्पण के इस साइड में नापी जाएगी वो ऋणात्मक, ठीक है। आपतित प्रकाश किरण चलने की दिशा में जो नापी गई दूरी धनात्मक, मतलब जब हम पटरी रख के इस दर्पण से इस तरफ नापेंगे पीछे दर्पण के तो धनात्मक, और इस तरफ नापेंगे तो ऋणात्मक, ठीक है। अब देखो मुख्य अक्ष के ऊपर, जैसे यहाँ पे वस्तु है, ऊपर ली गई दूरी धनात्मक, और जब नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो ली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। बातें समझ में आई, ये इतना पार्ट आपका हो गया चिन्ह परिपाटी, ठीक, बता दें, चलिए तो यहाँ तक आप सभी लोग प्रिपेयर करिए, ठीक है, तो आगे जो है अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, चलिए।